नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है समाधान। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। समाधान। जब शरीर थकने लगता है तब जिंदगी को और भी मजबूती से पकड़ने की इच्छा बलवती हो जाती है। जवानी में जिंदगी एक खेल ही तो लगती है, पर बढ़ती उम्र बहुत कुछ सिखा देती है। आज घुटने में दर्द होने के बावजूद कल्याणी जी चाय बना रही थी, साथ साथ बड़बड़ाती जा रही थी। आज तो तुझे चाय बनाकर दे रही हूँ, अब कल से खुद बनाकर पिया करना, मैं कह देती हूँ। मुझसे अब इस उम्र में सुबह उठकर इतना काम नहीं होगा, कल्याणी जी ने कुछ जोर से कहा था ताकि राखी भी सुन ले। पर राखी तो गहरी नींद में सो रही थी। हाँ, माँ की तीखी आवाज सुनकर अरुण जरूर सकपका गया था और बोला, तुम क्यों चाय बना रही हो माँ? राखी कहाँ है? तुम आराम करो, मैं देखता हूँ कि राखी क्या कर रही है। अरे वो क्या कर रही होगी, सो रही होगी टांगे फैलाकर। इससे ज्यादा तेरी पत्नी से होता क्या है? अब उन्होंने थोड़ा और जोर से कहा तो उनकी आवाज राखी के कान तक भी पहुंच गई। आज कल्याणी जी सुबह से ही बहुत गुस्से में लग रही थी। राखी को समझ में नहीं आ रहा था कि आज माँ जी को हुआ क्या है। अरे हमने भी तो बच्चे जने हैं, हमें भी बच्चे हुए, और वह भी एक नहीं तीन तीन। पर कभी भी इतनी देर तक ना तो इतना आराम फरमाया, ना कभी अपनी सास से काम करवाया। इस महारानी से तो ना अपना बच्चा संभलता है और ना ही पति। बस दिन भर पलंग ही तो तोड़ती रहती है। हद हो गई आलसीपने की। कल्याणी जी की तेज बड़बड़ाहट को सुनकर राखी की नींद खुली तो वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। मोबाइल उठाकर उसने टाइम देखा। ओह, 7:30 बज गए। आज मैं कैसे इतनी देर तक सोती रह गई? राखी भी अपने आप से बड़बड़ाई। बगल में देखा तो मुन्ना सो रहा था। उसका मासूम चेहरा देखकर उस पर अनायासी राखी को प्यार आ गया। जनाब ने सारी रात अपनी माँ को जगाए रखा है और अब देखो कैसी लंबी तान कर सो रहे हैं। सोचकर जैसे तैसे बिखरे बालों को लपेटा और कप्तान पर दुपट्टा डालकर फटाफट ब्रश करके रसोई में पहुंची। तब तक सास चाय बना चुकी थी और अरुण को पकड़ा रही थी। राखी की हिम्मत नहीं पड़ी कि अपनी सास से एक कप चाय खुद के लिए मांग ले। इधर बाबूजी भी सैर से लौट आए थे और अब तक उन्हें भी अपनी फेवरेट मसाला चाय की तलब जोरों से लग चुकी थी। राखी बाबूजी के लिए दूसरे सॉस पैन में पानी चढ़ाकर अदरक कूट ही रही थी कि अचानक आग्नेय नेत्रों से उसे घूरते हुए कल्याणी जी नाटकीय मुद्रा में बोली, बस बस रहने दो, बहुत हो चुका। मैं तुमसे भरपाई, मैं समझ गई हूँ कि चाहे बहू घर में हो या ना हो, अब इस बुढ़ापे में मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। माँ जी ऐसा क्यों कहती है? मैं अभी तो आ ही रही थी ना। वो तो मुन्ना रात में देर तक जागता रहा तो सुबह सुबह ही मेरी आंख लगी थी। अब तुम कब आती और मैं दोपहर का खाना बना लेती तब। देखो तो सुबह के 8 बजने को आए। हमने भी अपने जमाने में यह दिन देखे हैं, बच्चों को पालते हुए घर संभाला है। मजाल है कभी जो किसी ने देर तक सोने दिया हो। माँ जी मैं तो, अब तुम कुछ मत बोलो बहू, मैं सोचती हूँ कि कब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होगा। लेकिन तुम्हारे तो ठाठ है और तुम्हें कुछ कहने वाला कोई है ही कौन। हमारे समय में सास तो सास, चाची सास सब हुआ करते थे, जो ताने दे देकर हमारी बिल्कुल जान ही निकाल लेती थी। पर तुम तो स्वतंत्र हो, एकदम आजाद, तुम्हें कौन क्या कह सकता है। ये कहकर कल्याणी जी अपनी चाय लेकर चल दी। सुबह सुबह सास से इतनी लताड़ पाकर राखी का चेहरा एकदम रुआंसा हो गया। मन किया कि कहीं जाकर खूब जोर जोर से रो ले या सास को खूब सारा सुना दे। पर राखी किसी तरह मन को मारकर रसोई के काम में लग गई। उसे पता था अगर उसने अभी एक शब्द भी कहा तब कल्याणी जी उसके पूरे खानदान को उचट कर रख देगी। वह उसकी माँ को भी ताने देने से नहीं चूकेंगी। दरअसल राखी उनके बेटे अरुण की पसंद थी और बाद में कल्याणी जी और उनके पति अविनाश जी ने सिर्फ अपने बेटे की पसंद पर अपनी पसंद की मुहर लगाई थी। इतना ही होता तो और कोई बात थी।
राखी पढ़ी लिखी थी और लगभग हर काम में आगे रहती थी, और इस घर में आने के बाद उसने काफ़ी परिवर्तन भी किए थे, जिसकी सबने प्रशंसा भी की। हरदम एक्टिव और काम के लिए तत्पर रहने वाली राखी अभी कुछ महीनों से बिल्कुल थकी थकी और अलसाई सी रहने लगी थी। जब से मुन्ना हुआ था, उसका ज्यादा समय उसी की देखभाल में बीतता। नींद तक पूरी नहीं हो पाती थी, तो पहले की तरह काम भी नहीं हो पाते थे जल्दी जल्दी। और तो और घर की व्यवस्था भी चरमरा रही थी। मुन्ना के आ जाने के बाद कभी उसके काम में वह लग जाती, तो कल्याणी जी को गाहे बगाए घर का कोई काम करना पड़ जाता, तो वह बड़ी खीज उठती थी। कभी कभी रसोई का भी काम करना पड़ जाता। इस वजह से उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता। उन्हें लगता था कि उनके ज़माने में ना तो इतनी सुविधाएं थी और ना ही उन्हें इतना तवज्जो ही दिया जाता था। बड़ा सा संयुक्त परिवार था, सबकी सुननी पड़ती थी, और सिर्फ रात में ही पति के साथ कुछ एकांत के पल मिलते थे। उसमें वह शिकायत करती या प्रेम के पल बिताती। तो ऐसा था कि उनके कष्ट उनके पति आधी जिंदगी तक तो जान ही नहीं पाए थे, और जब तक जान पाए तब तक बच्चे बड़े हो गए थे, और अब तो बहू भी आ गई थी। एक समय था जब अविनाश जी भी अपनी नहोड़ा पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहते थे, लेकिन उस जमाने में पुरुष पत्नी के साथ बुजुर्गों के सामने ठिठोली नहीं कर पाते थे। कुछ तो आंखों की शर्म व कुछ लिहाज, ऊपर से घर परिवार की अनेकों जिम्मेदारियां। ऐसे में अविनाश जी और कल्याणी जी एक दूसरे के साथ के अंतरंग पलों को और कुछ हंसी मजाक के आदान प्रदान तक को तरस जाते थे। उधर कल्याणी जी भी शुरू में तो चकवा चकवे की तरह एक दूसरे के साथ को तरसती रही। फिर अरुण वरुण और सुरभि के जन्म के बाद तो घर गृहस्थी और बच्चों में ऐसी उलझी कि जब तक होश आया तब तक बच्चे बड़े हो चुके थे, और उनके किशन कन्हैया अविनाश जी के कनपट्टी तक के बाल सफेद हो चुके थे। अब बेटी के ब्याह के बाद बहू आई तो भी सुकून कहाँ। वैसे मुन्ना के आ जाने से उन्हें खुशी तो बहुत हुई थी, पर दादी का पद प्रतिष्ठा पाने के बाद अब रोमांस क्या ही करती। सो मन महसूस कर रह जाती थी। और अब जो कल्याणी जी जब देखती कि बेटा बहू का ख्याल रख रहा है या दोनों आपस में रोमांस के लम्हों में तोता मैना बने हुए हैं, पूरी दुनिया को भूल बैठे हैं, तो कभी कभी ईर्ष्यालु हो उठती थी। कभी रसोई में बर्तन गिराकर, तो कभी यूं ही किसी से बतियाने का नाटक करके अपने खीज दिखा देती थी। और थोड़ी देर में जब पति की बाहों से निकलकर राखी सामने आ खड़ी होती, तब उनके चेहरे पर एक विजय की मुस्कान खिल जाती। उन्हें जो हासिल नहीं हुआ वो बहू को भी क्यों मिले। पर अब राखी का बेटा उसे बहुत व्यस्त रखता था, तो राखी उनके बुलाने पर पहले की तरह दौड़ कर नहीं आ पाती थी। कल्याणी जी को भी घर का काम करना पड़ जाता था। ऐसे में आखिर राखी भी क्या करे, 3 महीने का ही तो था मुन्ना। इधर अरुण भी व्यस्त रहता था। इन दिनों अरुण अपने बेडरूम में नहीं सोकर बैठक के बगल वाले अपनी बहन सुरुचि के कमरे में सोने लगा था, ताकि उसकी नींद पूरी हो सके और वह रात भर नींद पूरी करके अगले दिन ऑफिस का काम अच्छे से कर सके। राखी के मन में यह सवाल उठने लगा था आजकल कि अगर उसकी नींद पूरी नहीं होती और वह जरा सा देर से सोकर उठती है, तो उसे इतना कुछ सुनाया जाता है। लेकिन अरुण भी तो एक पिता है, उसकी भी तो जिम्मेदारी है मुन्ने के प्रति। लेकिन वो तो अपनी नींद पूरी करने के लिए अलग कमरे में सोने लगा है, ताकि अगले दिन वह फ्रेश होकर ऑफिस जा सके और अच्छे से काम कर सके। इधर वह पूरे दिन घर की चक्की में पिसती रहती है, रात भर मुन्ना को संभालती है। मुन्ना भी ऐसा नटखट है कि सुबह सुबह सो जाता है, बाकी पूरे दिन और रात तक उसे परेशान करता है। जब राखी को थोड़ा समय मिलता भी है, तो मुन्ना उस समय जाग रहा होता है। दोनों की टाइमिंग बिल्कुल मैच नहीं करती, इसलिए राखी की परेशानी और बढ़ गई है। इधर सास है कि वह अपने समय और अभी के समय में तुलना कर करके राखी को ताने दे देकर उसका जीना हराम किए हुए है। बहुत दिनों तक तो ऐसा नहीं चलने वाला था, इसलिए राखी ने सोचा कि वह सास को अपनी बात समझाएगी, ताकि वो भी नाराज न रहे और घर का माहौल भी शांत रहे। लेकिन कैसे? राखी को बहुत जल्दी अपनी बात कहने के लिए एक अच्छा अवसर मिल ही गया। हुआ यह कि एक छुट्टी के दिन ससुर जी और अरुण दोनों छत पर फूलों के गमले में पानी देने गए थे, और कल्याणी जी चाय पीते हुए राखी को बोल रही थी, देखो तो बहू, आज पता नहीं सूरज किधर से उगा है, जो दोनों बाप बेटे छत पर गए हैं और पौधों में पानी दे रहे हैं। वरना इनसे तो किसी की भी काम की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती।
तभी तो हम औरतें इतना थक जाती है और ऊपर से आकर दोनों ऐसा जताएंगे जैसे पहाड़ तोड़कर आए हैं और हमसे उम्मीद करेंगे कि हम इनसे दुगना काम करें और शिकायत के एक शब्द भी न कहे। सास के मुंह से ये बात सुनकर राखी को एक बार तो यकीन ही नहीं आया कि सासू माँ आज इतने मीठे स्वर में कैसे बोल रही हैं। साथ ही राखी को आज इस बात को बोलने का अवसर भी मिल गया कि इन दिनों अरुण भी तो उसका बिल्कुल साथ नहीं देते हैं। सो उसने भी धीमे स्वर में अपने स्वर को मृदु बनाते हुए कहा, आप बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। आप मुझ पर गुस्सा करती रहती है कि मैं काम की अधिकता से आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप थोड़ी मदद करें, लेकिन हमने इन दोनों को तो बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है। ना आप बाबूजी को कभी किसी काम के लिए कहती हैं, ना मैं ही अरुण को कह पाती हूँ। दरअसल इन्हें इतना सुकून और आराम हम देते हैं, लेकिन बदले में हमें और ज्यादा काम करना पड़ता है। ये तो परिवार है हमारा। इसमें अगर सब मिलजुल कर काम करेंगे तो ना तो किसी को ज्यादा थकावट होगी और ना ही किसी को एक दूसरे से ज्यादा शिकायत होगी। बात तो तुम सही कह रहे हो बहू, लेकिन ये पुरुष हैं, इनसे किसी काम को कहना इनकी तौहीन होती है। घर का काम करने में इनको अपनी हेठ ही लगती है। मैं तुम्हारे ससुर जी की बात बता दूं, वो सोफे पर लेटे रहेंगे और बगल में पानी रखा रहेगा, लेकिन तो भी वह मुझे किसी और कमरे से बुलाकर पानी देने को कहेंगे। वैसे ये अरुण को भी मैं देखती हूँ कि आजकल मुन्ने की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं ले रहा है और सुरुचि के कमरे में सो रहा है। यूं सास को अपने फेवर में बोलता हुआ देखकर राखी की हिम्मत कुछ और बढ़ गई। फिर उसने बड़े ही रहस्य भरे शब्दों में कहा, मम्मी, मेरे मन में एक आइडिया है। अगर आप गुस्सा ना हो तो मैं आपको बताऊं। मैं क्यों गुस्सा करूंगी भला, बता तो सही। देखिए मम्मी, छोटे छोटे काम के लिए आप बाबूजी को कह सकती है, उन्हें बुरा नहीं लगेगा। जैसे आप कभी उनको कहेंगी कि मुन्ना को गोद में उठा ले और कुछ देर उसे संभाल ले, तो उन्हें तो अच्छा ही लगेगा ना, अपने पोते को खिलाकर। कभी जब मैं और आप बाजार चले जाए और इनके हाथ में छोटी सी जिम्मेदारी दे दे, तो ये लोग बिना ईगो मन में लाए हमारी मदद कर पाएंगे। कभी रसोई के काम में भी तो इनकी मदद ली जा सकती है। अरे बहू ना बाबा ना, रसोई का काम तो ये क्या करेंगे, उल्टा पूरा किचन उलट पलट कर रख देंगे, गंदा करके रख देंगे। नहीं मम्मी, ऐसा नहीं होगा। जरा सुनिए तो मेरी बात। अगर हम इनके हर काम की तारीफ करें और अगर यह रसोई गंदा करके काम करे या चीजें फैला दे तब भी गुस्सा न करे, तब धीरे धीरे उनके मन में भी घर के प्रति एक जिम्मेदारी की भावना आ जाएगी और ये घर का काम करके खुश होने लगेंगे। इस तरह हमारी मदद भी हो जाएगी और काम भी हो जाएगा और इनके ईगो को ठेस भी नहीं लगेगी। राखी के उत्साह की तो जैसे कोई कमी नहीं थी। तुम बोल तो रही हो सही, लेकिन कैसे करेंगे ये लोग कुछ काम? कुछ उदाहरण तो बताओ। मम्मी, जैसे कि घर के पुरुष सब्जियों को फ्रिज में रख सकते हैं, पानी की बोतलें भरकर रख दिया करें, और नहीं तो अपने कपड़े ही अलगनी में सुखा दे और सूख जाने पर उन्हें तह लगाकर रख दिया करे। ये काम न तो कठिन है और न ही इसमें पुरुषों के मन को ठेस पहुंच सकती है, और जरा सी इनकी मदद से हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। हमें भी तो थोड़ा आराम मिलेगा और किसी एक पर ज्यादा बोझ भी नहीं होगा। दूसरे, अगर यह घर के काम में अपने आप को व्यस्त रखने लगेंगे तो घर से उनका जुड़ाव भी बढ़ेगा और जिम्मेदारी की एहसास से परिवार में एक दूसरे के प्रति और भी लगाव रहेगा। हम्म, अब तुम्हारी बात मेरी समझ में आ रही है बहू, कि जब ये लोग हमारे कष्ट समझेंगे ना, तभी इनको हमसे सहानुभूति होगी और हमारा काम करके इन्हें खुशी भी मिलेगी। आखिर ये हमारे दुश्मन तो नहीं है ना। इतना बोलकर कल्याणी जी उत्साह से बोली, अरे बहू, कमाल का आइडिया दिया है तुमने। ये बात पहले मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। चलो, देर आए दुरुस्त आए। आज पहल मैं करती हूँ। अब जब दोनों नीचे आएंगे ना, तब सबसे पहले चाय की मांग करेंगे। तुम चाय बनाने जाना और मैं कहूंगी कि मुझे भी कोई काम है। ये कहते हुए मैं अरुण को मुन्ने को पकड़ा दूंगी कि जरा मुन्ने को संभाल दो, तब तक मैं कुछ काम निपटा लूं। इससे उसे बुरा भी नहीं लगेगा। अगर तुम बोलोगी तो मुन्ने को संभालने पर उसको बुरा लग सकता है। हाँ मम्मी, और मैं बाबूजी को कहूंगी, जब तक माँ जी अपना काम करके आती है तब तक उनके कुछ कपड़े तह करके आप रख देते, तो इससे मम्मी को बहुत खुशी होगी। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे काम में वो हमारी मदद भी कर देंगे और सब खुश। अब सास और बहू दोनों मिलकर एक ही बात का अच्छा सा समाधान सोचने लगी थी।
पहले दोनों समस्या को लेकर रोती रहती थी। अब जब समाधान और सुझाव देने में दोनों एक हो गई थी तो घर का माहौल भी सुधरने लगा था। वैसे इतनी जल्दी कल्याणी जी अपनी बहू के प्रति एकदम से उदार नहीं हो गई थी, बल्कि दोनों की एकमत होने में काफी समय लगा था। पर चूंकि मामला उनके भी आराम का था और उन दोनों ने यह मुहिम घर के पुरुषों के खिलाफ छेड़ रखी थी, सो दोनों एक हो गई थी और दोनों में थोड़ी थोड़ी दोस्ती भी होती जा रही थी। इधर अरुण और अविनाश जी को पता भी नहीं चला कि अचानक घर में इतना शांतिपूर्ण माहौल कैसे रहने लगा है, घर का माहौल इतना अच्छा कैसे रहने लगा है। दरअसल राखी और कल्याणी जी उनसे भी काम करवाने लगी थी, लेकिन उन्हें एहसास ही नहीं होता था। कल्याणी जी और राखी जब अविनाश जी और अरुण को घर का कोई काम बताती और दोनों कर देते तो उनकी बहुत तारीफ भी कर देती। इससे दोनों पुरुष बड़े उत्साह और खुशी से घर के कामों में हाथ बटाने लग गए थे आजकल। कभी कभी तो कल्याणी जी तो कुछ ज्यादा ही नौटंकी कर देती थी। जैसे वह अविनाश जी से कहती, आपने उस दिन इतनी अच्छी चाय बनाई थी कि अब तक उसका स्वाद नहीं भूल पाई हूं मैं। तब से अपने हाथ की या बहू के हाथ की चाय रुचती ही नहीं है। बस तारीफ से खुश होकर अविनाश जी उस दिन दोबारा चाय बना लाते। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब सुबह के चाय की जिम्मेदारी धीरे धीरे करके उन पर ही आ गई। इधर राखी भी कहाँ कम थी, ऊपर से सास से सीख सीख कर और भी ट्रेंड होती जा रही थी। नॉनवेज अरुण बहुत अच्छी बना लेता था। बस उसकी प्रशंसा के पुल बांधकर संडे दोपहर के लंच का कार्यभार चुपके से अरुण के सिर पर डाल दिया गया, जिसे उसने भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके अलावा मुन्ने के साथ खेलना, उसे कभी कभी नहलाना, ये सब बातें भी अरुण कर देता। बाबूजी का मन भी अब अखबार की जगह मुन्ने के साथ खेलने में ज्यादा लगने लगा। इससे राखी को अपने लिए भी थोड़ा वक्त मिलने लगा था। अब वह भी खुश रहती और एक्टिव भी रहने लगी। इस टीम वर्क में सबको ही बड़ा मजा आ रहा था। मिलजुल कर काम करने से घर का काम भी सही समय पर समाप्त हो जाता और सबको अपने अपने लिए थोड़ा थोड़ा वक्त मिल जाता। इससे किसी को न तो गुस्सा आता, न ही यह लगता कि मुझसे ज्यादा काम लिया जा रहा है। आखिर एक दूसरे का साथ देना ही तो परिवार का नाम भी है ना। और खुशियों के पल जब मिलते हैं तो पूरा परिवार हंसी से खिलखिलाता है। अब तो घर से प्रतिदिन मुन्ने के किलकने की और बाकी परिवार वालों के खिलखिलाने की आवाज आती है। कोई समझ नहीं पाता कि इस घर की स्त्रियों ने घर की खुशियों को बनाए रखने के लिए एक ही समाधान सोचा था। आखिर ताली दोनों हाथों से बजती है और जीवन साथी अगर धीरे धीरे ही सही लेकिन साथ साथ कदम मिलाकर चलने लगे तो जिंदगी का सफर आसान हो ही जाता है। इसलिए सास बहू दोनों ही अब यह चाहने लगी थी कि उनके पति भी घर के कामों में हाथ बटाए। इसलिए जब दोनों एकमत हो गई तो सारा काम सुचारू रूप से चलने लगा। परिवार एक भी हो गया, परिवार में आपस में जुड़ाव भी बढ़ गया। आखिर परिवार का मतलब भी तो यही है ना कि मिलजुल कर काम करना और फुर्सत के लम्हों को खुशी खुशी जीना। मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और बताइए ये कि आपको सास बहू की यह ट्रिक पसंद आई या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।